हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रेपॉन। चलिए करंट अफेयर्स करते हैं। द हिंदू, एक्सप्रेस, बिजनेस लाइन, मिंट से कुछ छोटे छोटे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स दिसंबर 3, 2022। आज के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स क्या हैं देख लेते हैं। व्हाइट पेपर प्रोटेस्ट, इसके बारे में बात करेंगे। थोड़ी सी बात करेंगे मैरीटाइम स्टॉक टेकिंग के बारे में। इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रीलिम्स के लिए हमको मिल सकते हैं। व्हाट इज रीजनरेटिव एग्रीकल्चर, हॉर्नबिल फेस्टिवल क्यों चर्चा में है, क्लोजर लुक एट ई रूपी जो अभी आरबीआई ने शुरू किया है उसको देखेंगे, और यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में जो भारत की अध्यक्षता शुरू हुई 1 दिसंबर से, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ये यूएनएससी का देखते हैं। यूएनएससी में सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर्स होते हैं, 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, जो कि 2 साल के टेन्योर के लिए इलेक्ट होते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से। यूएनजीए कुछ 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स को 2 साल के लिए इनको इलेक्ट करता है, और भारत का ये 8वां टेन्योर है जो 31 दिसंबर को खत्म हो जाएगा। इस 2 साल के टेन्योर में भारत को ये दूसरी दफा मौका मिला है अध्यक्ष बनने का। भारत सिक्योरिटी काउंसिल का अध्यक्ष दूसरी दफा बनने जा रहा है इस 8वें टेन्योर में जो भारत का आया है। और जो अध्यक्षता मिलती है ये जो कंट्रीज के नाम अल्फाबेट होते हैं उनसे मिलती है। भारत का चूंकि आई से है और बाकी जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं वो भारत के पीछे है नाम में, तो भारत का नंबर दूसरी बार आ गया है अध्यक्षता के लिए। 8 टेन्योर में दूसरी बार नंबर भारत का आ गया है, जो कि 1 दिसंबर को शुरू होगा। ये अध्यक्षता एक मंथ के रोटेशन में इन 15 मेंबर्स में रोटेट करती है, और वेदर परमानेंट हो या नॉन परमानेंट हो, वीटो पावर हो ना हो, ये इस तरीके रोटेशन करता है। रोटेशन में भारत का एक बार अगस्त 2021 में नंबर आया था, अब ये फिर दोबारा नंबर आ गया है। अल्फाबेट में नाम ऊपर की तरफ है, इसका फायदा भारत को है। तो इंडिया हैज अज्यूम्ड द मंथली रोटेटिंग प्रेसिडेंसी ऑफ यूएनएससी ऑन दिसंबर 1, 2022। दिस इज द सेकंड टाइम इन इस 2-year टेन्योर एज एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ यूएनएससी 2021-22 के लिए हुआ था। इससे पहले 2011-12 में भारत की मेंबरशिप आई थी। इंडियाज प्रायोरिटी इश्यूज हैव बीन गाइडेड बाय 5S अप्रोच। 2021 में भारत के प्रधानमंत्री ने 5S अप्रोच दी थी। उसमें सम्मान, संवाद, सहयोग, शांति, समृद्धि, इस पे एम्फेसिस रहेगा इस 1 महीने के दौरान। और अंडर इंडियाज दिसंबर प्रेसिडेंसी ऑफ यूएनएससी देयर आर 2 सिग्नेचर इवेंट्स। 2 इंपॉर्टेंट सिग्नेचर इवेंट्स हैं मिनिस्ट्रियल लेवल पे जो होने हैं 15 दिसंबर के आसपास, एक उससे पहले होगा। इंडिया विल होल्ड अ हाई लेवल ओपन डिबेट ऑन मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, मतलब न्यू ओरिएंटेशन फॉर रिफॉर्म मल्टीलैटरलिज्म नॉर्म्स, मतलब यूएनएस जो यूएनओ के रिफॉर्म्स वगैरह होने हैं। इट एनविसाजेस रिफॉर्म्स इन द करंट मल्टीलैटरल आर्किटेक्चर with the UN at its center to make it more representative, fit for purpose। जितने दुनिया की संस्थाएं हैं उनमें वो ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव हो और देशों को भी मौका मिले, एक उस पे है न्यू ओरिएंटेशन फॉर रिफॉर्म मल्टीलैटरलिज्म नॉर्म्स। दूसरी जो मीटिंग है वो है थ्रेट्स टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी कॉज्ड बाय टेररिस्ट एक्ट्स, ग्लोबल अप्रोच टू काउंटर टेररिज्म, चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड। ये 2 इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो इंडिया की अध्यक्षता में होने हैं। दिस ब्रीफिंग इंटेंड्स टू अंडरस्कोर द नेसेसिटी ऑफ कलेक्टिव एंड कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स टू कॉम्बैट मीनिंग ऑफ टेररिज्म, उसके बारे में है। तो ये आने वाले इस महीने में आप देखेंगे ये 2 इंपॉर्टेंट इवेंट हैं, अध्यक्षता भारत करेगा यूएनएससी की। तो ये एक इवेंट होने जा रहा है। 1 दिसंबर को भारत G20 का अध्यक्ष भी बना है। इंटरनेशनल फ्रंट पे बहुत इंपॉर्टेंट मंथ हो जाता है ये भारत के लिए। आगे देखें व्हाइट पेपर प्रोटेस्ट क्या होता है, ये चर्चा में है। The movement, which is no longer limited to China alone, is a widely dubbed white paper revolution। ये क्या होता है? This is because of the blank sheets of A4 size paper many demonstrations have been seen holding during this protest। जो demonstrators होते हैं वो एक white paper A4 size का लेके खड़े होते हैं। It has come to symbolize the lack of free speech। मतलब blank paper है, इसका मतलब है कि बोलने की आज़ादी उस देश में नहीं है। White papers as a sign of protest were previously used in Hong Kong। हांगकांग में 2020 में हुआ था। To avoid slogans banned under the city's new national security law। White is a common funeral color in China and demonstrators are also using it to mourn those lost in the protest। Funeral color माना जाता है चाइना में। Demonstrators in Moscow have also used them this year to protest Russia's aggression against Ukraine। This revolution is trending on social media sites by the name है #A4Revolution। प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज व्हाइट पेपर प्रोटेस्ट या A4 रिवॉल्यूशन क्या होता है। A4 पेपर का साइज है, इसका चाइना में सिंबलिज्म है। कहने का मतलब है फ्री स्पीच को दबाने के एक तरीके से प्रोटेस्ट मूवमेंट है जो चाइना में चल रहा है, अदरवाइज सिंबलिज्म है ही। आगे देखते हैं, एक आर्टिकल है नेवल डेवलपमेंट के ऊपर है, तो आर्टिकल नेवी के ऊपर, उसकी मैरीटाइम सिक्योरिटी के ऊपर, बट हमारे प्रीलिम्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इसमें मिल सकती हैं। एक तो ये कि
1971 वॉर में इंडियन नेवी का रोल क्या था उसके बारे में ऑथर ने बोला है। दूसरा, अगर हम देखें जो हमारे बिजनेस में काम आ सकता है, एक तो ये है कि हिस्टोरिकल अगर हम बात देखें इंडियन नेवल स्ट्रेंथ की, तो शुरू करते हैं राजेंद्र चोला से। राजेंद्र चोला एम्पायर का जो एम्परर हुआ करता था, किंग राजेंद्र चोला वैंक्विश्ड द सुमात्रा बेस्ड श्री विजया टू एस्टेब्लिश श्री विजया एम्पायर जो हुआ करती थी अक्रॉस प्रेजेंट डे मलेशिया इंडोनेशिया। राजेंद्र चोला ने अटैक किया था और उस समय इस एरिया को कडारम कहते थे, कडारम, और इसीलिए राजेंद्र चोला को कडारम कोंडा भी कहते हैं। कोंडा माने विनर, मतलब कडारम पे विजय करने वाला। चोलास फर्स्ट इंपॉर्टेंट नेवल पावर इंडिया में हुआ करते थे। इंडियन ओशन पूरा का पूरा उनके कंट्रोल में होता था, सारा व्यापार सारी सिक्योरिटी उनके पास हुआ करती थी, और वो बिल्कुल समझ लीजिए बे ऑफ बंगाल को चोला लेक उस समय कहा जाता था। तो एक तो ये रेफरेंस इसमें आया है। सेकंड रेफरेंस है द रिजोल्यूट एंड विजनरी जमोरिन्स ऑफ कैलीकट, जिसे खोजी-खोड़ कहते हैं। उनकी भी 90 साल की जो नेवल कैंपेन है अगेंस्ट द पोर्चुगीज एंड एटसेट्रा, मालाबार से उनको निकालने का एक नेवल पावर उनका जिक्र आया है। और 17th सेंचुरी मराठा सरखेल और एडमिरल कानोजी अंग्रेज कोंकण फ्लीट सीजनली हेरिड द ब्रिटिश, डच एंड पोर्चुगीज स्कोरिंग मैनी विक्ट्रीज। तो हिस्टोरिकल पीरियड में 3 इंपॉर्टेंट नेवल पावर की बात आई है। शिवाजी की भी जो नेवल बेस था वो कोलाबा में हुआ करता था, वो भी नेवी रखा करते थे। इसमें एक और छोटा सा आया है प्रोजेक्ट 75-1, सो दैट सबमरीन प्रोडक्शन के बारे में आया है जो इंडियन ओशन में सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो ये 2-4 रेफरेंस है जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, अदरवाइज ये नेवल पावर पे ज्यादा है। एक्स नेवल चीफ ने लिखा है। अगला आर्टिकल है रीजनरेटिव एग्रीकल्चर। द इंपॉर्टेंस ऑफ रीजनरेटिव एग्रीकल्चर वाज आल्सो एम्फसाइज्ड इन द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज एंड लैंड। ये रीजनरेटिव एग्रीकल्चर होता है बेसिकली जो सॉइल होता है, ये सॉइल बेस्ड सिस्टम है। इसको मैं शॉर्ट में बताता हूँ। द रिपोर्ट लिस्टेड एज ए सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट प्रैक्टिस। बेसिकली इट इज अ सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट प्रैक्टिस है। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल साइंटिस्ट देयर मे नॉट बी इनफ सॉइल टू फीड द वर्ल्ड इन द नेक्स्ट 50 ईयर्स। आने वाले 50 साल में वो कल्टिवेबल लैंड बचेगी नहीं जो आने वाली पॉपुलेशन को फीड कर पाए, क्योंकि वो डिग्रेड हो चुकी है। The current intensive agriculture system has led soil degradation and constant losses. Soil degradation बड़े स्तर पे हुआ है। एक तो डीकार्बोनाइजेशन हुआ है, जो कार्बन होती है जिससे पौधे ऊपर बढ़ते हैं वो निकल जाते हैं। हम टिल करते हैं, खेत को टिलेज करते हैं, जिससे क्या होता है, ये रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन से CO2 बनती है और कार्बन निकल जाती है। और कार्बन स्टोरेज सॉइल में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यूट्रिएंट रिच ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। तो वो लॉस है, कार्बन नहीं रह पाता है। अब रीजनरेटिव एग्रीकल्चर क्या होता है, बेसिकली ये सॉइल में ऐसी प्रैक्टिसेस करते हैं कि सॉइल की जो न्यूट्रिएंट्स है वो उसी में रहें, और जो न्यूट्रिएंट्स को लाने का तरीका है वो कोई केमिकल फर्टिलाइजेशन वगैरह नहीं है, वो सॉइल से ही, और जो और प्रैक्टिसेस होती हैं ऑर्गेनिक, उनको यूज करते हुए ये बनाया जाता है। रीजनरेटिव एग्रीकल्चर कैन बी प्रैक्टिस्ड अंडर मेनी नेम्स एंड इज ऑफन रिफर्ड टू एज एग्रो इकोलॉजिकल फार्मिंग, ऑल्टरनेटिव एग्रीकल्चर, बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर, कार्बन फार्मिंग, इंक्लूसिव नेचुरल फार्मिंग, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, ग्रीन एग्रीकल्चर, एटसेट्रा एटसेट्रा। इट adopts a holistic systems approach that includes health of the animals, farmers and community। एक नेटवर्क है पूरा, जितने स्टेक होल्डर्स हैं लैंड में, चाहे वो ह्यूमन फोक हो या फार्मर्स हो या एनिमल्स हो या जो माइक्रोबियल बायोम्स वगैरह होते हैं उसमें एनरिच उसे करना हो, उन सबको देखते हुए काम होता है। इट बिल्ड्स रेजिलियंस एंड मिटिगेट्स द इफेक्ट्स ऑफ एक्सट्रीम वेदर कॉज्ड बाय चेंजिंग क्लाइमेट। होता क्या है, फोटोसिंथेसिस होती है। फोटोसिंथेसिस, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस से अपना न्यूट्रिएंट्स बनाते हैं, जिससे सनलाइट आती है, वाटर न्यूट्रिएंट्स की वजह से कार्बन जनरेट होता है और CO2 कैप्चर कर लेते हैं, उससे कार्बन जनरेट होता है। कार्बन जो है वो इस्तेमाल हो जाता है प्लांट की ग्रोथ में, और जो एक्सेस कार्बन होता है वो सॉइल में स्टोर हो जाता है ताकि सॉइल कार्बन रिच हो जाए। तो यहाँ पर जो कार्बन रहता है या जो ये प्रैक्टिसेस होती है, इससे क्या होता है, सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये अपना रोल प्ले करते हैं और नेचुरल तौर पे जो उस सॉइल में न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको बाहर निकालते हैं ताकि वो अपना रोल प्ले कर सके। जब इस एग्रीकल्चर को करते हैं तो यहाँ पर क्रॉप रोटेशन वगैरह होता है। ये माना जाता है कि सॉइल में अगर एक ही क्रॉप को बार बार बोते रहें
तो कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में तो सॉइल रिच हो जाएगा, कुछ में लैक कर जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, सॉइल में जो फार्मर्स होते हैं इस तरीके से रोटेशन करते हैं क्रॉप्स की ताकि सभी न्यूट्रिएंट्स उसमें ऑर्गेनिक तौर पे आ जाए, नेचुरल तौर पे आ जाए, केमिकल फर्टिलाइजेशन वगैरह ना करना पड़े। और टिलेज वगैरह नहीं होती। जो टिलेज वगैरह है या तो नो टिलेज होती है या लेस टिलेज होती है। टिलेज से मैंने आपको बताया शुरू में कि कार्बन लॉस होता है और 25% जो हमारी जीएसजीज हैं, जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, वो निकलती हैं बिकॉज ऑफ इंटेंसिव एग्रीकल्चर जो हम लोग फॉलो करते हैं आजकल प्रैक्टिसेस, उनसे उनकी वजह से होती हैं। तो ये जो तरीका होगा इससे हर तरीके से एग्रीकल्चर मतलब सॉइल का इस्तेमाल ऐसे किया जाए ताकि नेचुरल चीज़ों की मदद से सॉइल की गुणवत्ता इंप्रूव कर हम वो एग्रीकल्चर करें जो हेल्थ के लिए भी ठीक हो, एनिमल्स के लिए भी ठीक हो। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में 1 दिसंबर को शुरू हो गया और इसी दिन इंडिया की G20 की प्रेसिडेंसी शुरू हो गई एंड इट बिकेम द वेन्यू ऑफ द लॉन्च ऑफ इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी। भारत के उपराष्ट्रपति यहाँ पर मौजूद रहे और इंडिया की प्रेसिडेंसी का जो शुरुआत हुई है, जो हॉर्नबिल फेस्टिवल इज एन एनुअल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड फ्रॉम 1 to 10 दिसंबर इन नागालैंड में होती है और सन 2000 में पहली बार ऑर्गेनाइज हुआ था और ये 23वां एडिशन है। इट इज नेम्ड आफ्टर हॉर्नबिल, अ कॉमन बर्ड इन नागालैंड फोक often seen in the state's forest. It is organized by the state government on Nagaland to encourage inter-tribal interaction. 1 दिसंबर नागालैंड का स्टेट डे भी हुआ करता है। It showcases a melange of cultural displays and aims to protect reviving the culture. Festival comprises cultural चीज़ें इसमें बहुत सारी होती हैं। हॉर्नबिल के बारे में बात कर ले। India is home to 9 species of hornbills. The northeastern region has the highest diversity of hornbill species within India. The great hornbill is a large, colorful bird found in Indian subcontinent, Southeast Asia. They are characterized by a long, down-curved bill, which is frequently brightly colored and sometimes has a casque over the upper mandible. The great hornbill is the state bird of Arunachal Pradesh and Kerala as well. याद रखेंगे, केरला और अरुणाचल प्रदेश की स्टेट बर्ड भी हुआ करती है और हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड का सबसे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हुआ करता है। और जो G20 की प्रेसिडेंसी है उसकी शुरुआत कुछ यहाँ से भारत ने की है और उन एरियाज में ये आयोजन मीटिंग्स के किए जाएंगे जहां पर ज़्यादा अनरिप्रेजेंटेड है एक तरीके से नेशनल लेवल पर। तो उसकी शुरुआत नागालैंड से हुई है, नॉर्थ ईस्ट को इम्पोर्टेंस देते हुए। तो ये हॉर्नबिल फेस्टिवल है जो चर्चा में रहा। और एक ये जो ई-रूपी शुरू किया है उसके बारे में है। ई-रूपी इज ए कॉमन नेम एसोसिएटेड विद द CBDC और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो RBI ने शुरू की है। इसका पायलट प्रोजेक्ट 1 नवंबर को शुरू हो गया और रिटेल वर्जन जो शुरू हुआ वो दिसंबर 1 को शुरू हो गया और 4 इंपॉर्टेंट बैंक्स अभी अलाउड है, SBI, ICICI, IDFC फर्स्ट एंड यस बैंक, ये पार्टिसिपेट करेंगे। पायलट फेज इज एम्ड एट कस्टमर्स ऑफ दोज बैंक्स रोप्ड इन फॉर द प्रोजेक्ट एज एम इज टू टेस्ट द एफिकेसी ऑफ द प्रोजेक्ट। बाद में ये सभी के लिए खोल दिया जाएगा। रिटेल वर्जन ऑफ ई-रूपी कैन बी यूज बाय इंडिविजुअल फॉर ऑल ट्रांजेक्शंस वेयर दे यूज कैश टू बाय थिंग्स, रिपीट डेट, बट टू बिगिन विद द यूजर्स विल बी लिमिटेड टू मर्चेंट्स एंड यूजर्स। एक क्लोज यूनाइट ग्रुप बना दिया, यूजर ग्रुप बना दिया जाएगा, मर्चेंट और यूजर उस पर एक साथ रहेंगे। कैसे काम करेगा? इट इज कैश वी कंज्यूम्ड आउट ऑफ डिजिटल वॉलेट इंस्टेड ऑफ फिजिकल वॉलेट। वॉलेट पे जैसे पैसे होते हैं डिजिटल वॉलेट में वैसे ही इसमें पैसे होंगे और जैसे करेंसी निकालते हैं वैसी करेंसी निकालनी पड़ेगी। एक वॉलेट होगा जिसमें बैंक डिजिटल रूपी RBI के लीगल टेंडर के तौर पे ये हुआ करेगा और ये RBI की लाइबिलिटी भी माना जाएगा। करेंसी लाइबिलिटी मतलब करेंसी इन सर्कुलेशन माना जाएगा, सोवरेन स्टैम्प के साथ हुआ करेगा। ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर। बैंक अकाउंट जरूरी नहीं है, ये आपको जानना है। बैंक अकाउंट जरूरी नहीं है। एक पर्टिकुलर यूजिंग द मोबाइल नंबर द कस्टमर वेरिफिकेशन ऑफ KYC वुड बी कंडक्टेड एंड अपॉन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ KYC द डिजिटल वॉलेट इज गुड टू यूज। बैंक आपको एक लिंक टेक्स्ट मैसेज भेजेगा जिसके से आप ऐप डाउनलोड करेंगे, KYC होगी, फिर आपका डिजिटल वॉलेट शुरू हो जाएगा। सिंपली पुट, इंस्टेड ऑफ विड्रॉइंग मनी फ्रॉम ATM यू आर ट्रांसफरिंग मनी इनटू अ डिजिटल वॉलेट। द अमाउंट ट्रांसफर्ड वुड बी अज्यूम द एग्जैक्ट डिनोमिनेशन ऑफ द फिजिकल कैश एंड विल नॉट अर्न एनी इंटरेस्ट। इसमें इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा, याद रखना पड़ेगा।
वैसे फिजिकल अकाउंट होता है, आपको इंटरेस्ट मिल जाता है 4% वगैरह, इसमें इंटरेस्ट नहीं है। लीगल टेंडर होगा, बैंक अकाउंट खोलने की ज़रूरत इसमें नहीं होती है। और इस प्रिंटिंग की क्यों कर इस तरफ जा रहे हैं, प्रिंटिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, वो बच जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच जाएगी, और इससे फाइनेंशियल इंक्लूजन भी होगा। ये इंटरनेट है तो भी इस्तेमाल होगा, इंटरनेट नहीं है तो भी इस्तेमाल होगा, और सिंपल फ़ोन पे भी इस्तेमाल हो सकता है। इसमें डिजिटल फ़ोन हो, स्मार्टफोन हो, स्मार्टफोन हो ज़रूरी नहीं है। तो बेसिकली ये शॉर्ट में ये 2-4 पॉइंट आपको याद रखने हैं कि ये बैंक अकाउंट इसके लिए ज़रूरी नहीं है, सिंपल फ़ोन इस्तेमाल हो सकता है, इंटरेस्ट इस पे नहीं मिलेगा, और लीगल टेंडर है, आरबीआई की लाइबिलिटी है के तौर पे हुआ करता है ये, और ये शुरू हो रहा है। और ये बिटकॉइन से अलग है, बिटकॉइन रेगुलेटेड नहीं होता है, ये रेगुलेटेड है, इसमें आरबीआई इसको रेगुलेट करता है। So these are certain important issues of today's current affairs. So thanks for watching this video. Thank you very much.